अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद और आप देख रहे हैं बालादस्ती। सेनेट इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत मुखालिफ नारे जो थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। जो कारकुनान थे उनको मौका ही नहीं दिया गया। इसी तरह एक और ख़बर है कि 244 अरब की ओवर बिलिंग जो है वो पावर डिवीज़न ने की, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तीसरी ख़बर यह है कि 200 यूनिट तक के जो सारिफिन हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इस पर नज़रसानी का कहा गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? खैरियत से हैं? अब्दुल्ला, सबसे पहले पॉलिटिकल चीज़ पे बात कर लेते हैं, फिर बाद में ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इस पे जाते हैं। सेनेट इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था मुझे तो लगता है वो ख़त्म हो गया है। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक बार जो वली ख़ान ने पेशन गोई की थी कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो ठेकेदारों की मंडी बन जाएगी। और इस वक्त पहले हम ये देखते थे कि जो कौमी असम्बली है उसमें तो गरीब मुतवस्सित तबके का वर्कर है वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो कागजाती नामजदगी के पैसे अगर होते हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन का जितना भी है 40 लाख या 45 लाख उसमें इलेक्शन करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेनेट जो कौमी असम्बली के जो इंतखाबात है वो भी 10 से 20 करोड़ और कभी कभी 30 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो जो नज़रियाती वर्कर होते थे उनके लिए एक स्पेस होती थी कि वो सेनेट के अंदर सेनेट में आ जाए। मतलब जिस तरह आप देखिए माजी में जाहिद खान साहब को दे के, इसके अलावा हाजी अदील को दे के, एनपी के अफरासियाब खटक को दे के, फिर फ़रतुल्लाह बाबर जैसे लोग, रज़ा रब्बानी जैसे लोग, और इसके अलावा दीगर जमातों में परवेज़ रशीद जैसे लोग, ये सारे मुशाहिदुल्लाह खान जैसे लोग, ये वो लोग थे जिसको सियासी जमातें जो है वो लेकर आती थी और वो सेनेट में खुल कर जो असल मसाइल इस मुल्क के उस पर तनकीद करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि सियासी जमातों ने कंप्रोमाइज़ किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जो वो नज़रियाती लोग थे उनको पस पर्दा डाल दिया गया। आप देखें कि रज़ा रब्बानी साहब साइड लाइन हो गए, अफरासियाब खटक साहब साइड लाइन हो गए, फ़रतुल्लाह बाबर साहब साइड लाइन हो गए, ताकि ये जो कौमी असम्बली के मेंबर है उसको तो आप कागजाती नामजदगी में नाअहल कर सकते हो, उसके ख़िलाफ़ कोई केस कर सकते हो। सेनेट उससे थोड़ा मुख्तलिफ था, तो उनके लिए अब उसने ये रास्ता निकाल दिया। और आपका जो इस वक्त सेनेट है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के ठेकेदारों, सरमायादारों, जो अरबपति लोग हैं उनकी मंडी बन चुकी है। बोलियाँ लगती है सेनेट इंतखाबात में, हॉर्स ट्रेडिंग में। अब देखिए कि तला महमूद साहब, जो पॉलिटिकल टर्म में उसको लोटा कहते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा रहा, उससे पहले पता नहीं किस जमात का हिस्सा रहा, अभी उसको साल भी नहीं हुआ, इलेक्शन से कुछ दिन कबल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। और पीपल्स पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पुराने भुट्टो साहब के ज़माने से जियाले मौजूद थे, उसको नज़रअंदाज करके एक तला महमूद साहब को सेनेट का टिकट देना, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी भी सरमायादारों की जमात है, वो भुट्टो की रोटी कपड़ा मकान वाली जमात नहीं रही, ऐसे ही है। फिर उसके बाद देखे कि मुर्सी सियासत को देखे, अमीर मुकाम साहब वज़ीर हैं इस वक्त कश्मीर और सैफरान के, गिलगित बल्दिस्तान के। उसका भाई जो है इबादुल्लाह खान, वो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर है। अब उसका जो साहिबजादे हैं उसको बना दिया सेनेटर। तो इस तरह लगता है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमीर मुकाम के अलावा कोई नून लीग का वर्कर नहीं है उसके खानदान। ऐसे देखें एक बात अब्दुल्ला, सेनेट जो है एक किस्म का इंटेलेक्चुअल लोगों की जगह है, तो अब वहाँ पे आप एक नौजवान को लेके आ रहे हैं जिनका कोई तजर्बा नहीं है, तो ये तो बैकफायर। अब सियासी पार्टियों को ये भी मतलब अंदाज़ा नहीं है कि हमें कोई बैकफायर कोई चीज़ का नतीजा जो है वो बुरा आएगा। तो अब इस पर क्या कर सकते हैं? आगे आप जा रहे थे उस पर जो मिर्ज़ा फरीदी वाला मामला है। देखो, जिस तरह देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के बारे में जो कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो इन चीज़ों से दूर रहते, वो मेरिट पे यकीन रखते। हमने तो हुकूमत में देखा कि उसके बेगम साहिबा ने किस तरह तोशा खाना के तहफ़ पे जो है वो हाथ साफ कर। हमें तो कहते हैं कि मरियम चोर है, हम कहते हैं हाँ चोर है, वो कहते हैं बिलावल भी चोर है, शौकत अजीज़ भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, उन्होंने तोशा खाना के तहफ़ लिए। लेकिन उन्होंने कम अज़ कम ये नहीं किया कि वो तोशा खाना के जो तहफ़ है वो घर में मतलब घर सारे बाज़ार बेच दिए।
किसी दोस्त को दिए, घर में रखे। तो बुशरा भी फिर आप देखें कि जिस मलिक रियाज ने जरदारी साहब से फ़ायदा लिया, जिस मलिक रियाज ने मुशर्रफ से फ़ायदा लिया, जिस मलिक रियाज ने नवाज शरीफ से फ़ायदा लिया, उस मलिक रियाज ने इमरान खान से भी फ़ायदा लिया और उसके बदले फ़ायदा दिया भी उसके बदले। ठीक है, तो इस वक्त जो इरफान सलीम जैसे लोग हैं या खुर्रम ज़ीशान जैसे लोग हैं या उसकी जो सायरा बानो जैसे लोग हैं, वो उसको नज़रअंदाज करना और फिर ये भी कहना कि ये खान साहब ने अप्रूवल दी थी, तो इसका मतलब ये कि खान साहब भी जो है ना वो सरमायादारों को पसंद करते हैं, क्योंकि उसने ज़िंदगी में अगर कोई कहे कि मैंने वर्ल्ड कप जीता है तो मैं उससे निज़ाम चला रहा हूँ, तो उससे तो निज़ाम नहीं चलता। बनी गाला का जो सारा खर्चा था वो तो कोई और चलाता था, उसके ज़ाती मामलात कोई और चलाते थे, गाड़ियाँ जो है वो पंजाब में जमान पार में कोई और लेके आता था, जहांगीर तरीन साहब। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है ना वो भी मतलब वो भी ये दावा नहीं कर सकती कि वो नज़रियाती कारकुनों को ला सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ है ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि पहले जो लिस्ट थी ये एक टेंटेटिव लिस्ट है, इनका मौक़िफ़ था। तो हमने पूछा कि इसका तो मतलब है कि ये खान साहब ने नहीं बनाई लिस्ट, अब जो फ़ाइनल लिस्ट बनेगी तो फिर इसका मतलब है कि इसमें मिर्ज़ा अफरीदी नहीं है और नहीं होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान थे, जितनी लीडरशिप थी, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि शिबली फराज ने 10 करोड़ ले लिया, 12 करोड़ ले लिए, किसी ने मुख्तलिफ़ फ़िगर्स बताए। तो जब फ़ाइनल लिस्ट सामने आई और उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम था तो और वो सेनेटर मुंतखब भी हो गए हैं, तो अब इसका मतलब PTI वाले जवाब दे सकते हैं कि भाई खान साहब की भी ये मर्ज़ी थी। लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, वो ये है कि PTI एक ऐसी जमात है जिसमें कोई शख्स खुलकर इमरान खान के सामने किसी पॉलिसी पे एतराज़ नहीं कर सकता, तनकीद नहीं कर सकता। तो वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कैसे मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देंगे? देखिए, एक चीज़ तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर मैं एक चीज़ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो तमाम सियासी वर्कर जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबक़े से है, हाँ, और वो जान देते, 26 नवंबर को लोगों ने जाने दिए, इससे पहले बेनज़ीर साहिबा के साथ लोगों ने जाने दिए, नवाज शरीफ के साथ लोगों ने जाने दिए, ANP के साथ लोगों ने जाने दिए। मतलब ANP में नज़रियाती लोग किधर हैं? हाजी हिदायत साहब कौन है? एक सरमायादार है, अरबपति बंदा है, वो मुबर्रा तो नहीं है। उमर फारूक कौन है? बलूचिस्तान के सबसे अमीर शख्स है, ज़मींदार शख्स। तो पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को के जो वर्कर है, जो नज़रियाती वर्कर है, मैं उनके सियासी नज़रिए की मतलब उसको रिगार्ड करता हूँ, उसकी काविशों को, उसके जदोजहद को सलाम करता हूँ। लेकिन मैं उनको एक बात आज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम इन सियासी जमातों के लिए क़ुरबानी अदा दे, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करे, अपना मुस्तक़बिल बेहतर करे। ये सियासी जमातें जो है ये पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं है, ये सरमायादारों की अमाजगाह है। ये ऊपर आके आपसे नारे भी लगवाते हैं। नवाज शरीफ से GT रोड के जलसे निकाले गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा चे गुवेरा बन चुका हूँ, इनकलाबी बन चुका हूँ। लेकिन जब बेटी को इक़्तिदार मिला तो जो हज़ारों लोग उनके साथ थे उनको बोल दिया भाई को इक़्तिदार मिला, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनके इरफान सलीम जैसे लोग जिन्होंने इधर उनको डंडे पड़े, उन्होंने जेल गुजारी, उनकी काविशें, उनकी क़ुरबानियाँ कोई नहीं है। तो ये इन सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, मैं उनको एक ही पैगाम है कि इन सियासी जमातों के लिए कोई भी क़ुरबानी ना दे। सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान की सियासत में आना है तो कम से कम आपके पास 5 से 6 अरब हों, तभी आप सियासत कर सकते हैं। आम वर्कर के लिए कोई नहीं है। तो या तो ये है कि उन सियासी जमातों को जो इस वक्त मौजूद नहीं है कि सपोर्ट करे, जो सरमायादार ना हो, जो इनका एक्चुअल नज़रिया हो, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों के नशिस्त पे आते हैं, ठीक है, आप दनेश कुमार साहब को देखे, वो जिस गाड़ी में घूमते हैं उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ठीक है, सेनेटर है, वो हिंदू अक़लियतों के नशिस्त पे आए, ठीक है। इसके अलावा जो MQM ने जिसको सीट दी थी, मूलचंद लाल, वो मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो भी सरमायादार थे। उसके जो दामाद साहब है, क्या नाम है, जो हर रोज़ पार्टियाँ बदलता है, नाम नहीं, नाम ज़रा बताए, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में जो रिजल्ट सीट पे हैं, रमेश कुमार की बात करें। रमेश कुमार भी है, वो माशाल्लाह वो एक फार्म हाउस में रहते हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल है। इसके अलावा मैं कौन कौन सा अक़लियत है आपको बताऊँ कि कोई गरीब हिंदू का बच्चा, कोई गरीब मसीह का बच्चा, किसी गरीब सिख का बच्चा वो इस जमात में शामिल है। कुछ पार्टियों ने कोशिश की थी, लेकिन अब जो हिंदू हमारे भाई हैं, जो अक़लियत हैं, और इसके अलावा सिख है या इसके अलावा हमारे मसीह भाई हैं, उनमें से भी वो आते हैं जिसके पास कम से कम 1 अरब का सरमाया हो। अब ये लोग कहते हैं कि यार दनेश कुमार साहब जो है ना वो कोई गरीब हिंदू है, तो जो बंदा 5 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी वो ला सकता है, तो ये कम से कम पाकिस्तान के
सियासी जो नौजवान हैं उनको सोचना चाहिए अपनी सियासी पार्टियों के बारे तो में। अब्दुल्ला का मकसद ये है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो ना तो आप एमएनए बन सकते हैं, ना सेनेटर बन सकते हैं, और अब आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा और फिर ही आपको सियासत करनी चाहिए। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं अब्दुल्ला। अभी इसहाक डार यहाँ से गए अफ़गानिस्तान, और कल परसों वज़ीर दाखिला गए। असल में हो क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने जून के अदाद शुमार देखे जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी थिंक टैंक्स काम करती है, उनका मानना है कि 2014 के बाद ये अदम इस्तेहकाम का और टेररिज्म की सबसे बड़ी लहर है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिकली और बलूचिस्तान को उनका सामना है। ठीक। सिर्फ जून के अंदर 78 हमले हो चुके हैं, और उसमें ज़्यादातर इस वक्त जो मॉड्यूल चल रहे थे, जो ऑपरेशन है, उनका मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना है। तो वो एक चीज़ है कि वो लोग सबसे ज़्यादा, और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। फिर जनवरी टू जून जो है वो 500 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं इस वक्त, और आपके बहुत सारे इलाके जो है जनवरी टू जून, इसका मतलब है कि अब्दुल्ला इस साल की बात कर रहा है। मैं इस साल की बात करूँ कि जनवरी टू जून 2025 500 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। और अब टेररिस्ट इतने वीपनाइज हो गए कि एक तो अमेरिका ने जो असला अफगानिस्तान में छोड़ा था उसका इस्तेमाल करे, जबकि दूसरी जानब अब वो ड्रोन का इस्तेमाल करे, जो कापड़ वो इस्तेमाल करे। आज भी एक ताने को उन्होंने निशाना बनाया। तो बहुत ज़्यादा बहुत मुतहर्रिक कुछ, एक तो ये कि 2014 के बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद TTP में कई तंजीमें बन चुकी थी हाफिज़ गुल बादर की। तो एक तो ये कि वो यूनाइट हो गई, फिर ये कि फाल ऑफ काबल के बाद ये तंजीमें जो है उनको खुली छूट मिल गई कि वो रिक्रूटमेंट भी इजीली कर सके और अपने जो प्लानिंग्स है वो भी कर सके। एक ये चीज़ है। और फिर ये तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि फैज़ और इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था कि अगर आपने बंदे लाने हैं टेररिस्ट, तो कम से कम उनके लिए कोई कैम्प बना और डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, आपने उसको खुलेआम छोड़ दिया। तो ये 3 फैक्टर जो है ये मुश्तरका तौर पे एक आए, और इसकी वजह से पाकिस्तान आप रोज़ उठते हुए इस वक्त जो परसेंटेज है, जो टेंडेंसी है, रोज़ाना 5 से 10 हमले हो रहे हैं। कल औरंगज़ेब के अंदर 8 जो पाकिस्तानी फ़ौज के लोग थे उसने शहादत दी है। एक तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद अब देखिए कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके हमले भी किए अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका भी कोई अल्टीमेट फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर एक क्रैक डाउन किया कि शायद इससे मसला हल हो, वो भी नहीं हुआ। अब दोबारा सफारतकारी का जो चैनल है वो दोबारा खोल गया। अफ़गानिस्तान की जानिब से एक फतवा भी आ गया कि नहीं, आपने नहीं करना। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान या हाफिज़ गुल बादर ग्रुप ये नज़रियाती तौर पर एक लोग हैं, और नज़रियाती तौर पर एक लोग है, और वो जो है वो खुलेआम इस वक्त कार्रवाई करे। अफ़गानिस्तान में उन पर कोई क़ैदो बंद नहीं है। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियाँ, ज़ाहिर सी बात है कोई 40-45 साल इधर रहे हैं और नज़रियाती तौर पे भी एक लोग हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो अपनी जो लीडरशिप से निकल कर जो अपनी उसकी फ़ोर्स है या उनके जो लोग हैं नज़रियाती, या जो शूरा में उनके लोग बैठे, वो पाकिस्तानी तालिबान को अपना भाई मानते हैं और उन पर क्रैकडाउन को, तो उनको अपने सफ़ों में ख़तरा है कि और मसला जो है वो, तो इसलिए सफारतकारी का जो चैनल है वो खोल दिया गया। लेकिन वो भी जो है ना इस वक्त काम नहीं कर रहा। एक तो ये था साकिब, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमारी इस वक्त ना सिक्योरिटी, हमारी जो सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी उसमें वो काफ़ी हद तक अभाम था। हम कहते थे नहीं, अफ़गान तालिबान तो अच्छे हैं क्योंकि वो अशरफ गनी के खिलाफ लड़ रहे, पाकिस्तानी तालिबान बुरे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रहे, गुड और बैड का। और अब देखें ना कि एक जो इस वक्त सूरत हाल है काउंटर टेररिज्म, रियासत ने गलतियाँ की। एक तो ये कि अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया, फाल ऑफ काबल हो गया, और तालिबान के आने पे उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया, और फिर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अब आप देखें ना कि जो लोग शहादत दे रहे हैं, हमारे फ़ौज के, हमारे IFC के, हमारे पुलिस के, ये एक अफसर जब बनता है तो उस पर रियासत का कितना ख़र्चा होता है, ठीक है, और एक प्रोसेस से गुजरता है। आप एक प्रोफेशनल सोल्जर और अफसर तैयार करते हो, चाहे वो पुलिस का है, चाहे IFC का है, कोई भी सर्विस है। लेकिन आपकी गलत पॉलिसी की वजह से वो लोग इस वक्त अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा लम्बा फ़िक्रिया है कि जो लोग इस फेल्यूर में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये किया, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो फ़ौज के हैं, चाहे वो दीगर इदारों के हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हैं, जिसकी वजह से आज हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं। एक तो रियासत की रेट ख़त्म हो चुकी है, कबायली अजला में, सदरन जो हमारे जनूबी अजला है उसमें तो बिल्कुल रियासती रेट नहीं है। तो ये वो चीज़ है कि हमें उनको अकाउंटेबल करना चाहिए, सज़ाएँ देनी चाहिए। और ये है कि अब जो मौजूदा लीडरशिप है फ़ौज की, मैंने जितना वो इस काउंटर टेररिज्म को देख रहा हूँ, वो इनडिस्क्रिमिनेट इस वक्त एक्शन कर रही है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। लेकिन ये विपरीत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है
कि अब इनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले आपने वज़ीरिस्तान में स्वात में ऑपरेशन किया, लोगों को आप गए, लोगों को निकाला, उनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आपको पता है कि 10,000 इधर मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो गुरेला वारफेयर है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और ये ख़तरनाक लड़ाई है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप पे हमला किधर से हो रहा है। एक चीज़ है इसमें, मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कि इस आर्मी चीफ़ के आने के बाद वो जो डबल गेम या जो अभाम था वो ख़त्म हो चुका है, जो भी था वो ख़त्म, अब पॉलिसी जो है वो क्लियर है। लेकिन उस दिन जब मौलाना खानज़ेब की शहादत हुई तो मियां इफ्तिखार ने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाती है, ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जो जंग है वो एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाती है, लेकिन केपी में जो जंग चल रही है, बलूचिस्तान में जो जंग चल रही है वो 45 सालों से ख़त्म नहीं हो रही। तो अब ये जो पॉलिसी आई है मौजूदा आर्मी चीफ़ की, वो इस जंग को ख़त्म कर सकेगी या नहीं? देखिए, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा आर्मी चीफ़ की वजह से पॉलिसी बदली या क्या बदला। जनरल बाजवा की अगर आप तकरीर देखें, उन्होंने भी कहा था कि हमने 40 साल जो है इन चीज़ों को, ये चीज़ें पैदा की और इनको सपोर्ट किया। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ उसकी वजह ये कि कार्रवाइयाँ हैं उनमें शिद्दत मेरा ख्याल है कि इस आर्मी चीफ़ के आने के बाद आई। जो इलाकाई चेंजेस आई है ना, रीजनल चेंजेस, एक तो ये कि अमेरिका यहाँ से चला गया, ठीक है, और उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इस रीजन में प्रॉक्सीज कर सके, चूँकि हमारे आर्मी चीफ मान चुके थे बाजवा साहब कि हमने इस रीजन में प्रॉक्सीज की। तो एक तो ये था कि वहाँ से अमेरिका चला गया, प्योरली अफ़गान तालिबान आ गए। फिर दूसरा मसला ये था कि इनको पता लग गया कि भाई जब तक ये दहशतगर्दी का प्रोजेक्ट है तो चाइना का सीपेक भी नहीं चल सकता इधर से, जो दीगर ममालिक है वो भी सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो वो एक बंद गली में फंस गए। उनके पास अगर मौजूदा आर्मी चीफ भी होते, मैं ये नहीं कहता इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी रहे, तो इस मौजूदा जो फ़ौज की लीडरशिप है वो भी उसी तसलसल को जारी रखती, लेकिन इस वक्त वो बंद गली में है। तो वो बंद गली की वजह से ये जो पॉलिसी है ये चेंज हो रही है। और मैं इफ्तिखार साहब, क्योंकि एनपी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, कोई भी सियासी जमात ने, किसी सियासी जमात ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी, लेकिन अब हम सीरियसली सोच रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी के अंदर अभी भी जो है ना, आपकी पुलिस ने कहा है उस दिन के उसके पास जो असला है हमारे पास नहीं है, लेज़र गन है। तो इससे पॉलिसी ख़त्म नहीं हो सकती कि आप ऑपरेशन करें, आपको एक काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी लानी होगी। जो नेशनल एक्शन प्लान है वो तो किसी ताखाने में, किसी सरखाने में पड़ा है जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दहशतगर्दी को ख़त्म करना सिर्फ ऑपरेशन नहीं है। दहशतगर्दी जन्म लेती है, मैंने पहले भी कहा था कि लोगों के खदशात पैदा होते हैं, उससे वो आइडियालॉजी जन्म लेती है। तो आपने उस चीज़ को सबसे पहले ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है, फिर काउंटर आइडियालॉजी, और फिर अगर नहीं होता तो आप जो है वो काइनेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे लोग जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब्दुल्ला, हमारे पास टाइम कम है। दहशतगर्दी एक एजेंडे पे, एक दहशतगर्दी थी इसहाक डार और वज़ीर दाखिला के दौरे पे, और बाकी 2 या 3 चीज़ें किया थी। देखो, एक तो ये है कि जो ट्रांजिट जो रेलवे प्रोजेक्ट है जिसके लिए डार साहब गए थे, उसमें पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान उसका रेलवे ट्रैक था जो पाकिस्तान से चलेगा, और अगर ये हालात अच्छे रहें तो ये एक गेम चेंजर मंसूबा है इस रीजन के लिए। एक चीज़ है। फिर ये चीज़ है कि ट्रेड जो है वो दूसरा वो टेबल पे है, क्योंकि आप ट्रेड के बगैर आप जितना भी कहे कि हम IMF से लोन लेके आ रही है, दुनिया इकॉनमी चलती है थ्रू ट्रेड, लेकिन इस वक्त आपका ट्रेड जो है उसको मसाइल का सामना है। मतलब अगर चमन बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे पे ये लोग फायर करते हैं, हमला होता है, इंडिया में ख़राब सूरत हाल के बावजूद तिजारत जो है वो जारी रही। तो ये इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश हो कि हम अगर लड़ाई होती है, कोई बॉर्डर के ऊपर हॉस्टिलिटी होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कि तिजारत जो है वो जारी रहे। और इसके अलावा अगर कोई ग्रेवियंसेस है उस मुल्क के कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, या पाकिस्तान को ग्रेवियंसेस है कि अफ़गानिस्तान में मुलव्वस है, तो वो मामला जो है ना बजाय इसके कि बॉर्डर के ऊपर हो, वो सफारती चैनल्स के ज़रिए हो। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का कंसर्न है वो तो इस वक्त सबसे ज़्यादा टेररिज्म के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया का, अफ़गानिस्तान का कंसर्न ये है कि ईरान से बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं, जर्मनी से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी इस वक्त उस तरह नहीं है, और उसको बेपनाह चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि अब वो पहाड़ों वाला तालिब नहीं है जो लड़ रहे, इस वक्त वो हुकूमत में है। तो ये चीज़ें जो है ट्रेड, इसके अलावा पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, और ये पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान जो रेलवे, अफ़गानिस्तान रेलवे मंसूबा है, ये भी इस वक्त टेबल पे है, और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ हो सकती है कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो ख़दशात हैं वो अफ़गानिस्तान दूर करे,
और ये जो अमन अमान की सूरत हाल है बॉर्डर पे वो ठीक हो जाए, तो पाकिस्तान ने जो अब उनको कहा है कि आप अपने शहरी जो हैं वो यहाँ से ले जाएं, फिर तो इनको मतलब इनकी मुद्दत में इजाफा हो सकता है। नहीं, वो हो सकता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की ग्रीवेंसेस की जहाँ तक बात, इन शॉर्ट मैं बताऊँ, इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है उनका सारा फोकस जो है, एक तो ये कि इकॉनमी बेहतर हो, उन्होंने अभी रहना है, और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो, और इसके साथ साथ सफारती महाज पे जिस तरह रशिया ने उसको तस्लीम ये चीज़ें की। लेकिन TTP एक रियलिटी है, वहाँ पे इनारिफ है जो एमचा मसूद की जो वो है, वहाँ से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, दाइश भी है, और इसके अलावा इनसे सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना इस वक्त वो TTP का है। और ये नहीं हो सकता कि वो 15,000 लोगों को, 20,000 लोगों को TTP को जेल में डाले, क्योंकि उनके नज़रियाती जो वाबस्तगी है, उनके हामी लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में अफ़गान तालिबान के अंदर हैं। तो ये वो रीज़न है कि वो एक नया महाज नहीं खोल सकते। वो TTP की मिन्नत समाजत तो कर रहे कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसके ख़िलाफ़ कोई काइनेटिक ऑपरेशन, काइनेटिक सोच, काइनेटिक अप्रोच जो वो अब नहीं अपना सकते। नज़रियाती तौर पर तो उनसे दूर हो सकते हैं। नज़रियाती तौर पे तो ये है कि अगर आप ऐलान करें कि हम नज़रियाती तौर पे दूर है, ये तो आप अमीर खान मुत्तकी या सिराजुद्दीन हक्कानी कह सकता है कि चलो हम नज़रियाती तौर पे दूर है, लेकिन जो उसके साथ वाबस्तगी है नीचे कैडर की, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। नाज़रीन, तीसरी जो ख़बर है जो फ़ाइनेंशियल मामलात से मुतालिक है, वो ये है कि ऑडिट की एक रिपोर्ट है कि 244 अरब रुपए जो हैं उसकी पावर डिवीज़न की जानिब से ओवर बिलिंग जो है वो की गई है। अब ये वाला मामला जो है आज किसी न किसी तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी ज़ेर बहस आया। जो अरकान कमेटी थे वो पावर डिवीज़न के जो सेक्रेटरी थे उन पर बहुत गुस्से में थे कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से जो आम लोग हैं उन पर बोझ पड़ रहा है, आपके अपने मसाइल हैं, जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे तो आम लोग जो हैं उनको मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और ख़ासा टफ़ टाइम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज मिला पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी को। एक और जो अहम मामला है जो आम लोगों से मुतालिक है, गरीब लोगों और मुतवस्सित तबके के लोगों से मुतालिक है, वो ये है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनको चूँकि सब्सिडी दी जाती है तो उनका बिल जो है जब 200 का जो यूनिट का जो मामला है उसके अंदर रहता है तो उनका जो बिल है वो कम आता है। लेकिन जैसे ही वो 201 यूनिट हो जाता है तो वो ट्रिपल हो जाता है वो बिल। आज ख़ुद जो यहाँ पर हुकाम आए थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की और साथ उन्होंने कहा कि फिर 6 या 8 महीनों तक वो ज़्यादा जो बिलिंग है उसका सामना उनको करना पड़ता है। उस पर तमाम अरकान ने ख़दशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ख़ान जो हैं उन्होंने पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी को कहा कि आपकी ये जो पॉलिसी है इस पर आप नज़रसानी करें ताकि आम लोग जो हैं इनको वो बोझ जो है वो ज़ायद बिलिंग का वो उन पर ना पड़े। जवाब में सेक्रेटरी पावर डिवीज़न जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजली के जो सारिफ़ीन हैं जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद जो है वो 18 मिलियन तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हम इस पर भारी सब्सिडी देते हैं, अगर हम इसको 250 यूनिट पे लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो 58% सारिफीन हैं बिजली के वो 200 यूनिट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वफाक जो है उसको सब्सिडी देता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको इजाफ़ा करेंगे 250 यूनिट तक लेके जाएंगे तो हमें फिर मज़ीद सब्सिडी की ज़रूरत होगी। उन्होंने साथ ये भी कहा एक मौके पे कि हम कोई भी पॉलिसी डिसीजन जब करते हैं तो हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन हम अब ये देखेंगे कि चूँकि कमेटी ने अब इस बात की हिदायत की है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, तो उन्होंने कहा कि हम इस पॉलिसी को रिविज़िट करेंगे और नज़रसानी करेंगे। अब पावर डिवीज़न इस पे नज़रसानी कर सकता है या नहीं कर सकता, या वफाकी हुकूमत जो है वो उसके लिए राज़ी होगा या नहीं, अगले मीटिंग्स में इसका पता चल जाएगा। फ़िलहाल साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।